हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग भारत की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली नदी है सिंधु। सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो देखिए, सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील के समीप स्थित सानो ख्वाब हिमनद के पास है। यानी जो सानो ख्वाब ग्लेशियर है वहां से सिंधु नदी निकलती है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और याद रखिए, जो सिंधु नदी है वो अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी कहाँ है? सिंधु नदी यहाँ जम्मू कश्मीर में निकलती है ना। तो जो सिंधु नदी है वो इस साइड से होते हुए कहाँ पहुंच जाती है? तो अरब सागर में। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर देखिए, लिखा है गंगा नदी। गंगा नदी बेसिकली भागीरथी और अलकनंदा संगम स्थल देवप्रयाग से निकलती है। ठीक है, और याद रखिएगा कि जो गंगा नदी का उद्गम स्थल है, मतलब जो गंगा नदी का उद्गम स्थल है वो देवप्रयाग है, और जो उसका संगम या मुहाना है, मतलब जो जहाँ मिलती है जाकर, उसे संगम या मुहाना कहते हैं। ठीक है, तो गंगा नदी बेसिकली बे ऑफ बंगाल में क्या होती है? मिल जाती है जाकर। ठीक है, फिर ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र देखिए, ब्रह्मपुत्र यहाँ जो चेमुंड युंग ग्लेशियर जो है, ठीक है, वहां से निकलती हुई ब्रह्मपुत्र इंडिया में आती है, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए और फिर जो ब्रह्मपुत्र है वो भी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, अब आइए सतलज झील को देख लेते हैं। देखिए, जो सतलज है, सतलज नदी जो है वो मानसरोवर झील के समीप ही स्थित राक्षस ताल, ये राक्षस ताल लिखा हुआ है, बहुत जगह पे राक्षस ताल भी लिखा हुआ रहता है, राक्षस ताल से निकलती है सतलज नदी। ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारे नॉर्थ इंडिया का क्या हो गया, मैप हो गया। ठीक है, सतलज नदी बेसिकली क्या है, मानसरोवर के पास से राक्षस ताल से निकलती है और कहाँ मिल जाती है? तो चिनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ लिखा है रावी। रावी नदी जो है वो कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप, रोहतांग दर्रा कहाँ है? रोहतांग दर्रा है उत्तराखंड में। ठीक है, तो बेसिकली ये रोहतांग दर्रे से निकलती हुई ये भी क्या होती है? चिनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, फिर व्यास नदी रोहतांग दर्रे के समीप ही तल पर, और ये मिल जाती है सतलज नदी में। ठीक है, तो यहाँ पर जो सतलज रावी व्यास है वो कहाँ मिल जाती है? बेसिकली एक दूसरे से मिल जाती है। ठीक है, फिर देखिए लिखा है झेलम। जो झेलम रिवर है वो बेरेनाग जो कि कश्मीर में है उसके समीप शेषनाग झील से निकलती है और ये चिनाब नदी में क्या होती है? मिल जाती है। वैसे ही चिनाब नदी जो है वो बारालाचा दर्रा जो है उससे निकलती है और सिंधु नदी में मिल जाती है। यमुना रिवर जो है वो बंदरपूछ के समीप पश्चिमी ढाल में स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। हिमानी इन द सेंस की ग्लेशियर। हिमानी ग्लेशियर से यमुना नदी का उद्गम होता है और वो कहाँ मिल जाती है? तो वो इलाहाबाद में, जहाँ प्रयागराज है, उसके गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक ना, जहाँ पे गंगा यमुना और सरस्वती का संगम होता है वहां पर क्या होता है? वहीं प्रयागराज है। ठीक है, जहाँ अभी महाकुंभ का आयोजन हुआ था। फिर देखिए लिखा है चंबल रिवर। चंबल रिवर याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश के महू के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी से निकलती है और कहाँ मिलती है? चंबल नदी। तो चंबल नदी यमुना नदी में मिलती है। ठीक है, अगर आप लोगों के पास मैप होगा तो उसको ओपन करके बैठेंगे तो आप लोग अगर उसमें देखते हुए चलेंगे वीडियो को पॉज कर करके तो आप लोगों को बेटर समझ में आएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर लिखा है घाघरा रिवर। घाघरा रिवर जो है वो मत्सा तुंग ग्लेशियर से निकलती है और गंगा नदी में मिल जाती है। फिर है गंडक रिवर। गंडक रिवर जो है वो नेपाल से निकलती है और कहाँ मिलती है? गंगा नदी में। ठीक है, गंडक रिवर भी कहाँ मिलती है? गंगा नदी में। फिर देखिए कोसी। कोसी नदी जो है वो गोसाई धाम चोटी के उत्तर में जो स्थल है वहां से उसका उद्गम होता है और ये भी गंगा नदी में मिल जाती है। बेतवा रिवर जो है वो यमुना नदी की सहायक नदी है, क्योंकि बेतवा रिवर जो है वो यमुना नदी में मिलती है। और याद रखिएगा बेतवा रिवर का उद्गम स्थान क्या है? तो विंध्याचल पर्वत। ठीक है, अब देखिए सोन रिवर। सोन रिवर जो है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सोन रिवर जो है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और मिलती कहाँ है? गंगा रिवर में। फिर एक कृष्णा नदी महाबलेश्वर के समीप एक पश्चिमी घाट की जो पहाड़ी है वहां से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। फिर है गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर जो है वो नासिक जिले महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिम में जो स्थान है उससे दूर त्रयंबकम नाम की एक गांव की पहाड़ी से निकलती है। त्रयंबकम गांव की एक पहाड़ी से
किसका उद्गम होता है? गोदावरी रिवर का। और याद रखिएगा कि जो गोदावरी रिवर है वो अभी किस में मिलती है? बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। फिर देखिए, आप देख सकते हैं कि जो कावेरी रिवर है वो कहाँ से निकलती है? तो वो कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित एक ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है, वहां से निकलती है। और कावेरी रिवर जो है, देखिए फिर यहाँ पर लिखा हुआ है तुंगभद्रा रिवर। तुंगभद्रा रिवर जो है वो कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ी से निकलती है और मिलती कहाँ पर है? तो कृष्णा नदी में जाकर मिल जाती है। उसके पश्चात पिन्नार रिवर है। पिन्नार रिवर जो है वो नंदी दुर्ग की पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। महानदी जो है वो बहुत फेमस रिवर है एक। देखिए वो छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक सिहावा पर्वत है, वहां के पास वह उसका मतलब उद्गम स्थान है। ठीक है, और याद रखिएगा कि यह भी जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। फिर है नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर जो है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान पर क्या होती है? उसका उद्गम स्थल है। ठीक है, नर्मदा रिवर भी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और मिलती कहाँ पर है? तो यह नर्मदा रिवर जो है वो खंभात की खाड़ी में जाकर मिलती है। मान लीजिए ये है, ये खंभात की खाड़ी जो है यहाँ पर आकर नर्मदा रिवर मिल जाती है। फिर देखिए लिखा है ताप्ती रिवर। बैतूल जिले मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर के पास से इसका उद्गम स्थान है, यह भी खंभात की खाड़ी में मिलती है। माही माही रिवर जो है वो भी विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। फिर देखिए लूनी रिवर। लूनी रिवर जो है वो अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ी अरावली पर्वत से निकलती है और कच्छ की खाड़ी में उसका मतलब संगम होता है, वो मिल जाती है वहां से जाकर। ठीक है, तो लूनी रिवर कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वत से। ये क्वेश्चन एक बार सीजीपीसीएस में लास्ट ईयर पूछा भी गया था। फिर देखिए घग्गर रिवर। घग्गर रिवर जो है वो कालका के समीप हिमालय पर्वत से निकलने वाली एक रिवर है और हनुमानगढ़ राजस्थान में इसका संगम स्थल है। फिर देखिए साबरमती रिवर जो बहुत फेमस रिवर है, ये कहाँ से निकलती है? तो उदयपुर जिले के दक्षिणी पश्चिमी भाग यानी अरावली पर्वत से साबरमती रिवर भी निकलती है और साबरमती रिवर जो है वो मिल जाती है कच्छ के रण क्षेत्र में। देखिए भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल जो है वो कौन कौन से हैं? तो देखिए सबसे पहले स्टेट वाइज देख लेते हैं। पहले आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश देख लीजिए। आंध्र प्रदेश जो कि इस साइड है भारत के। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश मान लीजिए है। और आंध्र प्रदेश में हमारा है चार मीनार, सालार जंग संग्रहालय, गोलकोंडा किला, अराकू घाटी, हौसले पहाड़ियां, हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील एक बार यूपीएससी में पूछा गया था। सालारगंज संग्रहालय भी पीवाईक्यू में पूछा गया है वन डे के एग्जाम में। तो ये दोनों आप बहुत अच्छी तरह से याद रखेंगे। और चार मीनार सबको याद रहता है कि चार मीनार हैदराबाद में है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अब देखिए अगला क्या है? अगला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है बेसिकली वो नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, हमारा नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है भारत के। वहां पर है तवांग, दिरंग, बोमडीला। बोमडीला एक दर्रा है। ठीक है, पासेज है जिसको बोलते हैं ना, बोमडीला दर्रा है। फिर है तिपी, मालिनीथान, लिकाबाली, पासीघाट, अलोंग, तेजू, मियाओ और नामदफा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये सब जो है वहाँ के पर्यटन स्थल है प्रमुख। ठीक है, फिर देखिए असम। यहाँ असम लिखा हुआ है, बेसिकली असम है। असम में प्रमुख जो दर्शनीय स्थल है या पर्यटन स्थल है वह कौन कौन से हैं? तो कामाख्या मंदिर है, नवग्रह मंदिर है, फिर है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस टाइगर प्रोजेक्ट, पोबिटोरा, भालुकपुंग, हाफलोंग, माजुली, चांदुबी झील और हाजो भटद्रवा। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ में है चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात, कांगेर नदी, केशकाल घाटी, कांगेर घाट राष्ट्रीय उद्यान और कैलाश की गुफाएं। फिर देखिए लिखा है गोवा। गोवा में बेसिकली कोला, कालनगुटे, वागाटोर, अंजुना, से कैथेड्रल, गिरजाघर, कावलेम, मरडोल, टेरेखोल इत्यादि जो है वो कहाँ है? गोवा में है। फिर गुजरात के पर्यटन स्थल देख लीजिए, पलिटाना, चोरवाड़, उभारत और थिताल। हरियाणा में है ब्लूजे, स्काईलाकी, सूरजकुंड, बडखल झील। ये मान लीजिए क्वेश्चन आ गया वन लाइनर में कि बडखल झील जो है वो कौन से राज्य में है, तो आपको याद होना चाहिए बडखल झील जो है वो हरियाणा में है। फिर देखिए मोरनी पहाड़ियाँ। मोरनी पहाड़ियाँ कहाँ है? तो मोरनी पहाड़ियाँ जो है वो हरियाणा में है। फिर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थल को देख लीजिए, चश्मा शाही झरना, डल झील, दचीघाम, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग और पटनी टॉप। ठीक है,
अब कर्नाटक के पर्यटन स्थल को देख लीजिए, बेलूर जो कि बहुत फ़ेमस है कर्नाटक में, हेलेबीड, बादामी, ऐहोल, पट्टडकल, हम्पी विश्व विरासत स्थल। अब मध्य प्रदेश में देखिए धुआंधार जलप्रपात है, भेड़ा घाट है। भेड़ा घाट कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, सांची, भीमबेटका, महेश्वर, ओंकारेश्वर और अमरकंटक। ये कहाँ है? तो ये है मध्य प्रदेश में। अब देखिए यहाँ इकोनॉमी के टर्म के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखा हुआ है कि 6 अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। कब हुआ था? तो 1952। ईयर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। फिर उसके बाद है योजना आयोगों का मतलब जो निर्माण है, योजनाओं का जो निर्माण है वो कौन करता था उस टाइम पे? तो योजना आयोग जो वर्तमान में कौन करता है? नीति आयोग। ठीक है, योजना आयोग अब नीति आयोग हो गया है। और याद रखिए योजनाओं को क्रियान्वित करता है राज्य एवं प्रशासन मंत्रालय और अंतिम स्वीकृति कौन देता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। ये चीज याद रखिएगा। फिर आइए योजना आयोग के बारे में जान लेते हैं। देखिए जो योजना आयोग है बेसिकली उसका जो गठन है वो 15 मार्च 1950 को हुआ था मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके जो अध्यक्ष थे वो प्रधानमंत्री होते हैं। देखिए योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में जो नीति आयोग है, नीति आयोग के भी जो अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष, वह प्रधानमंत्री होते हैं। और योजना आयोग के क्या-क्या कार्य हैं? तो याद रखिए देश के भौतिक, वित्तीय, मानवीय संसाधनों का अनुमान लगाना, उन्हें संतुलित विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाना। और याद रखिए योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है बल्कि संवैधानितर निकाय है। फिर है संसद की स्वीकृति। संसद की स्वीकृति के पश्चात ही यह लागू होता है। योजना आयोग मूलतः सलाहकारी और परामर्शी निकाय है। देखिए हम लोग कहाँ पर थे कि राष्ट्रीय विकास परिषद जो है, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था वो हुआ था 6 अगस्त 1952 को। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के, ये प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि नीति आयोग के भी जो मतलब अध्यक्ष होते हैं वो क्या होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। फिर देखिए कार्य क्या होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का? तो याद रखिएगा कि बहुत सारी योजनाओं को लागू करने में उसके सामने जो बाधाएं आती हैं उन बाधाओं को दूर करने के लिए किस चीज़ का मतलब बेसिकली इसका जो कार्य है वो उसमें होता है। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो कार्य होता है वो बहुत सारी योजनाओं में जो बाधा आती है उसको लागू करने में उसको दूर करता है। और दूसरा कार्य क्या है कि ये देश का संतुलित विकास भी सुनिश्चित करता है। अब आइए पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब देखिए पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि अप्रैल 1951 से लेके मार्च 1956 के बीच हुआ था। ठीक है, देखिए पंचवर्षीय योजना, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में काफ़ी बार पूछा गया है कि जो पंचवर्षीय योजना में जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वह किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेरोल्ड डोमर मॉडल जो कि रशिया से लिया गया था। ठीक है, इस पर आधारित थी। और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है उसमें कृषि एवं सिंचाई पर मतलब मुख्य रूप से फोकस किया गया था। और याद रखिए कि इसमें चितरंजन लोकोमेट्रिक इंजन के निर्माण पर भी जोर दिया गया था जो कि कहाँ बनता था? वाराणसी में। ठीक है, अब देखिए दूसरा पंचवर्षीय योजना 1960 से लेकर 1961। ठीक है, देखिए सबसे पहले लिखा है कि यह आधारित था महाल नोबिस मॉडल पर। किस पर आधारित था? महाल नोबिस मॉडल पर। फिर देखिए यहाँ पर लिखा है कि 1948 में इन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। मुख्य बल दिया गया था औद्योगिकरण पर और दूसरा कृषि पर। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से औद्योगिकरण पर बल दिया गया था। फिर देखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में क्वेश्चन है। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है वो 1961 से लेकर 1966 के बीच हुई थी और इसमें मुख्य रूप से बल दिया गया था औद्योगिकरण के विस्तार पर। इसी योजना के दौरान 1962 में चीन भारत युद्ध हुआ था और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। ठीक है, इस दौरान जो 3 पंचवर्षीय योजना पूरी हो चुकी थी इसकी सफलता एवं असफलता की समीक्षा हेतु अवकाश लिया गया था। फिर देखिए भारत ने इस योजना के अवकाश के दौरान हरित क्रांति शुरू की थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अप्रैल 1969 से लेकर 1974 तक हुई थी और इसमें मुख्य बल दिया गया था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया था और लक्ष्य क्या था? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है वो आधारित था गाडगिल फॉर्मूला पर। यह भी याद रखिएगा, बहुत बार एसएससी या वनडे एग्जाम किसी में भी ये चीज़ पूछ लेता है। फिर इस योजना के दौरान राष्ट्रीयकरण की जो नीति अपनाई गई थी और बेसिकली
14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी कर दिया गया था, ठीक है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के द्वारा। ये भी आता है कभी-कभी कि राष्ट्रीयकरण जो है बैंकों का, वह कौन से पंचवर्षीय योजना में किया गया था, तो याद रखिएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में किया गया था। फिर देखिए लिखा है 5वीं पंचवर्षीय योजना अप्रैल 1974 से लेकर 1977 के बीच हुआ था ये, और मुख्य बल दिया गया था सामाजिक विकास पर। 5वीं पंचवर्षीय योजना में किस पे बल दिया गया था? सामाजिक विकास पर। इंदिरा गांधी ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम भी घोषित किया था और नारा क्या दिया था? गरीबी हटाओ व देश बचाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। तो ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया था कि गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो याद रखिएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। देखिए जनसंख्या नियंत्रण की जो नीति अपनाई गई थी इसमें 5वीं पंचवर्षीय योजना में, वह भारत की पहली जनसंख्या नीति घोषित हुई थी। तो मान लीजिए क्वेश्चन इस बार ये पूछ देता है आपके आने वाले एग्जाम में कि पहली जनसंख्या नीति कौन से पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। इजीली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको याद होना चाहिए कि पहली जनसंख्या नीति जो है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में घोषित हुई थी, ठीक है। और याद रखिएगा कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही आपातकाल भी लागू हुआ था। देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है यह पहली ऐसी योजना थी जो समय से पूर्व ही भंग हो गई थी, इसलिए क्या आया था उस टाइम पे? रोलिंग प्लान आया था। अब देखिए 6वां पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 में मुख्य बल दिया गया था कृषि एवं ऊर्जा पर। योजना लक्ष्य से अधिक सफल हो गई थी। जो 6वीं पंचवर्षीय योजना है वो मतलब जितना हम लोगों ने क्या किया था, टारगेट रखा था, उससे ज़्यादा उसने अचीव किया था, ठीक है। 7वीं पंचवर्षीय योजना देख लीजिए 1985 से लेकर 1990 के बीच मुख्य बल ऊर्जा पर दिया गया था। 6वीं 7वीं में किस पर बल दिया गया था? ऊर्जा में। 6वीं पंचवर्षीय योजना में भी ऊर्जा और कृषि पर, और 7वीं पंचवर्षीय योजना में भी ऊर्जा पर दिया गया था। दूसरा मुख्य फोकस था पर्यावरण संरक्षण पर और तीसरा था आत्मनिर्भरता पर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको एकदम अच्छी से रट लीजिए या फिर लिख लीजिए किसी भी कॉपी में। लिखा है कि जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, बेसिकली इस योजना को विश्व के देशों ने हिंदू विकास दर की संज्ञा दी थी। हिंदू विकास दर, 7वीं पंचवर्षीय योजना को किसकी संज्ञा दी थी? हिंदू विकास दर की। किसने दिया था ये चीज़? तो अर्थशास्त्री रामकृष्ण ने। अब 8वीं पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था सामाजिक विकास और आधारित था मुखर्जी फॉर्मूला पर। फिर देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो अप्रैल 1992 से लेकर मार्च 1997 के बीच हुई थी, और इसका उद्देश्य क्या था 8वीं पंचवर्षीय योजना का? तो सामाजिक विकास को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। और ये आधारित किस पे था? ये जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुखर्जी फॉर्मूला पर आधारित था, ठीक है। और विकास दर का जो लक्ष्य है वो 5.6 रखा गया था, लेकिन प्राप्त हुआ था 6.7, यानी कि इसमें क्या हुआ था, जितना हमने लक्ष्य रखा था कहीं ना कहीं उससे वृद्धि देखी गई थी विकास दर में। फिर देखिए लिखा है 9वीं पंचवर्षीय योजना जो कि अप्रैल 1997 में हुआ था और मार्च 2002 के बीच में, ठीक है। इसका लक्ष्य क्या था? विकास दर 6 से 7%, लेकिन हासिल हुआ था 5.4, यानी कि 9वीं पंचवर्षीय योजना ने अपने विकास दर का जो लक्ष्य था उससे कम विकास दर को वो हासिल कर पाया था। यह योजना अपने विकासात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रही थी। कारण क्या था इसके पीछे? देखिए जब कोई असफल हो जाता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो अवश्य होता है, ठीक है। तो इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होगा। 9वीं पंचवर्षीय योजना अगर फेल हो गई थी तो कारण था कि 1998 में भारत में परमाणु परीक्षण हुआ था, जिससे कि आर्थिक प्रतिबंध उत्पन्न हुआ था और व्यापार घाटा हो गया था, ठीक है। इस वजह से क्या हुआ, विकास दर हासिल नहीं हो पाया। फिर देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना अप्रैल 2002 से लेकर मार्च 2007, विकास दर 8%। और याद रखिए कि 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 2007 से 2012 तक हुई थी। कुल परिव्यय इसमें लगाया गया था 36,44,718 करोड़ का, ठीक है। और इसी पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया कि 8 नए IIT की स्थापना की गई, ठीक है, और 7 नए IIM भी बने, ठीक है। अब देखिए लास्ट पंचवर्षीय योजना कौन सी है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो लास्ट है, जो कि 2012 से लेकर 2017 के बीच हुई थी। और याद रखिएगा कि इसमें जो सकल घरेलू उत्पाद है यानी कि जो GDP है उसमें वृद्धि हुई थी, ठीक है। कृषि क्षेत्र में भी वृद्धि हुई थी, उद्योग के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में भी वृद्धि दर्ज की गई थी। अब देखिए हम लोगों ने लास्ट के जो 2 क्लासेस थे उसमें हम लोगों ने पढ़ा था भूगोल
और जितने भी अर्थव्यवस्था है उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोगों ने पढ़े। अब उस पर हम लोग क्या करेंगे, अभ्यास प्रश्न सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए पहला क्वेश्चन है कि भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। यह परिभाषा किसने दी थी? बताइए, भूगोल की यह परिभाषा जो है किसने दी थी कि भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। तो यह कहा था टॉलेमी ने। किसने कहा था? टॉलेमी ने। फिर देखिए, भूगोल विषय को अध्ययन के लिए कितनी शाखाओं में विभाजित किया जाता है? तो भूगोल विषय को अध्ययन के लिए 2 शाखाओं में विभाजित किया जाता है। फिर देखिए, भौतिक भूगोल का संबंध किन शाखाओं से है? तो याद रखिए, भौतिक भूगोल का जो संबंध है वो खगोलकीय शाखाओं से है। भूगोल का संबंध प्रमुख कितने विज्ञानों से है? तो याद रखिए, भूगोल का संबंध प्रमुख कितने विज्ञानों से है? बताइए, 12 विज्ञानों से है। फिर लिखा है कि जब तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है तो इस विधि को क्या कहते हैं? इस विधि को आगम विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? आगम विधि। फिर देखिए, केटर और कॉल्डेरा किस चीज का बोध कराता है? तो याद रखिए, किस चीज का बोध कराता है? ज्वालामुखीय स्थलाकृति का। किसका? ज्वालामुखीय स्थलाकृति का। फिर देखिए, जो ज्वालामुखी बहुत समय से शांत है किंतु जिसके जागृत होने की फिर संभावना है, उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिए, जो ज्वालामुखी बहुत टाइम से शांत होते हैं लेकिन उसकी जागृत होने की यानी उसमें विस्फोट होने की जो संभावना है वो आज भी प्रबल है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सुसुप्त ज्वालामुखी। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, सुसुप्त यानी वो थोड़े टाइम के लिए सोया हुआ है। सोया हुआ इंसान जागता तो अवश्य है, बिल्कुल उसी तरीके से जो ज्वालामुखी सो गया है वो कभी भी विस्फोट कर सकता है। ठीक है। फिर देखिए, पृथ्वी पर उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पूर्व। अब देखिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? तो जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भूकंप का मूल। फिर देखिए, पृथ्वी के केंद्र से भूपृष्ठ तक 3 भाग किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्ग का नहीं है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शोभ मंडल। शोभ मंडल जो है वो इनमें से नहीं है। फिर देखिए, वह स्थान जो अपने निकटवर्ती धरातल से 600 मीटर से अधिक ऊंचा है, तीव्र ढाल वाला होता है, उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिए, उसे क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्वत। फिर देखिए, लिखा है पर्वत श्रेणी के सबसे अधिक ऊंचे भाग को क्या कहा जाता है? तो पर्वत श्रेणी का जो सबसे ऊंचा भाग होता है उसे पर्वत शिखर कहते हैं। विश्व के सर्वाधिक ऊंचे पठार का नाम बताइए। विश्व के सर्वाधिक ऊंचे पठार का नाम है तिब्बत का पठार। फिर देखिए, निम्नलिखित में से नदी की किस अवस्था में नदी का जो वेग होता है वो अत्यंत मंद हो जाता है? बताइए। तो देखिए, जब नदी वृद्धावस्था में पहुंच जाती है, वृद्धावस्था में पहुंचने के बाद क्या होता है? नदी का वेग भी मंद हो जाता है, सेम वैसे ही जैसा इंसानों के साथ होता है। फिर देखिए, नदी के द्वारा क्या होता है? तो याद रखिएगा, नदी के द्वारा क्या होता है? अपर्दन होता है, परिवहन होता है, निक्षेपण भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, लिखा है अपर्दन कार्य प्रभावित होता है। बताइए, अपर्दन का जो कार्य है प्रभावित होता है हवा से। फिर पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक चट्टानें कौन सी हैं? तो पृथ्वी के धरातल पर जो सर्वाधिक चट्टानें हैं वह कौन सी है? तो परतदार चट्टानें। ऑप्शन नंबर ए, परतदार चट्टानें। फिर देखिए, जिस वलन में दोनों भुजाओं का झुकाव बराबर होता है वह वलन है। तो जिस वलन में दोनों भुजाओं का जो झुकाव है वो बराबर होता है वह है सममित वलन। क्या है? सममित वलन। फिर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली जो गैस है वह है नाइट्रोजन। कौन सी है? नाइट्रोजन। फिर देखिए, मौसम संबंधी दशाएं किस मंडल में घटित होती हैं? तो मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो कौन से मंडल में होती है? तो शोभ मंडल में। शोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं यानी कि बिजली का तड़कना और ये जो होता है बारिश का होना, ये सभी किस में होते हैं? शोभ मंडल में होते हैं। फिर देखिए, पृथ्वी पर आने वाली सौर ऊर्जा को क्या कहा जाता है? बताइए, पृथ्वी पर आने वाली जो सौर ऊर्जा है उसे क्या कहा जाता है? सौर्य विकिरण कहा जाता है, सौर्याभिताप कहा जाता है, पार्थिव विकिरण कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, पृथ्वी पर जो सौर ऊर्जा आती है, मान लीजिए सन है, ठीक है, तो पृथ्वी पर जो सौर ऊर्जा आती है उसे कहा जाता है सौर्याभिताप। ठीक है। फिर देखिए, लिखा है औसत समुद्र तल से ऊपर बढ़ने पर
औसत समुद्र तल से ऊपर बढ़ने पर तापमान हमेशा क्या होता है, गिरता है, तापमान में कमी आती है, तापमान में कमी आती है, ठीक है। फिर देखिए विषुवत रेखा से दूर जाने पर वार्षिक तापांतर क्या होता है, तो विषुवत रेखा से दूर जाने पर जो वार्षिक तापांतर होता है वो बढ़ता है। फिर वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं, छाया प्रदेश किसे कहते हैं, तो वृष्टि छाया प्रदेश ऑप्शन नंबर बी पर्वतों के पवनाभिमुख ढाल को कहते हैं। फिर स्थलीय समीर चलती है, बताइए स्थलीय समीर चलती है किस दिशा में, तो स्थल से जल की ओर, ठीक है, स्थलीय समीर लिखा है तो जाहिर सी बात है स्थल से चलेगी, तो स्थल से कहाँ चलेगी, जल की ओर चलेगी। अब देखिए लिखा है वायुमंडल की स्थायी औसत अवस्थाओं को क्या कहते हैं, तो याद रखिए इसे कहते हैं जलवायु। पृथ्वी की धरातल पर जलमंडल का विस्तार कितना % है बताइए, तो ये है 71%। फिर देखिए विश्व में सर्वाधिक विशाल महासागर कौन सा है, तो विश्व में सर्वाधिक विशाल महासागर जो है वो कौन सा है बताइए, बिल्कुल करेक्ट, प्रशांत महासागर जो है वो सबसे विशाल है। लिखा है सामुद्रिक तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले तत्वों में से कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रभावकारी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का, ये हो जाएगा अक्षांश। फिर देखिए उस महासागरीय गति का नाम बताइए जिसके कारण सामुद्रिक जल ऊपर उठता है और नीचे गिरता है, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ज्वार भाटा। दीर्घ ज्वार आता है, दीर्घ ज्वार जो है वो आता है पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, ठीक है, पूर्णिमा अमावस्या दोनों के दिन ही क्या होता है, दीर्घ ज्वार आता है। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी गर्म जल धारा है, बताइए इनमें से कौन सी गर्म जल धारा, आप लोगों ने पढ़ा होगा ठंडी ठंडी जल धारा और एक होती है गर्म जल धारा, तो इनमें से पूछ रहा है गर्म जल धारा कौन सी है, तो देखिए लैब्राडोर जो जल धारा है वो ठंडी जल धारा है, ये कहाँ पर है, तो ये आर्कटिक सागर के पास है। फिर उसके बाद फॉकलैंड की धारा जो है ये भी क्या है, ठंडी जल धारा है। क्यूराइल की जो है ये भी ठंडी है, लेकिन फ्लोरिडा की जो धारा है, फ्लोरिडा की, ये क्या है, गर्म जल धारा है। फिर प्रवाल भित्ति बनाने वाला जो प्रवाल है वो निम्नलिखित में से क्या है, तो याद रखिएगा एक सामुद्रिक जीव है। फिर देखिए भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर लवणता क्या होती है, तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो ध्रुवों में क्या होगा बताइए, लवणता क्या होगा, घटेगा। क्यों लवणता घटेगा, क्योंकि ध्रुवों पर बारिश जो होता है वो क्या होता है, ध्रुवों पर बारिश कम होता है लेकिन वहां पे बर्फ की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है, तो जब बर्फ पिघलेंगे तो क्या होने लगेगा, लवणता कम होने लगेगी, ठीक है। इसी तरीके से भूमध्य रेखा से जब हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तो लवणता क्या होगी, कम होगी। फिर देखिए लिखा डायटम एक निक्षेप है जो क्या करता है, तो डायटम एक निक्षेप है जो कि वनस्पति से बनता है, ठीक है, जो कि किससे बनता है, वनस्पति से बनता है। फिर देखिए लिखा है पृथ्वी पर जैव पदार्थों की समग्रता ही जैव मंडल है, पृथ्वी पर जैव पदार्थों की समग्रता ही जैव मंडल है। उपर्युक्त परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है, तो उपर्युक्त परिभाषा जो है 36 किसके द्वारा दिया गया है, ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के द्वारा दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। जैव मंडल को कितने परिमंडलों में विभक्त किया जाता है, तो जैव मंडल को जो है वो 2 परिमंडलों में विभक्त किया जाता है। फिर पारिस्थितिकी विज्ञान शब्द का प्रयोग किस शताब्दी में किया गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 19वीं शताब्दी। जीवनदायिनी वायु किसे कहते हैं, तो जीवनदायिनी वायु जो होता है वो किसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन। फिर देखिए लिखा है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है नाइट्रोजन, उसकी मात्रा कितनी होती है, तो 78%। खनिज लवण एवं वातावरण के मध्य चक्रीय भ्रमण को क्या कहा जाता है, तो याद रखिए चक्रीय भ्रमण को कहा जाता है जैव भू रासायनिक चक्र। फिर देखिए लिखा है सांख्यिकी पिरामिड सर्वप्रथम किस सन में प्रदर्शित किया गया था, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1927। याद रखिएगा कि सांख्यिकी पिरामिड सर्वप्रथम 1927 में प्रदर्शित किया गया था। भारत में हिमालय की सर्वोच्चतम चोटी कौन सी है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। लिखा है कि मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच सीमा बनाती है, बताइए मैकमोहन की जो रेखा है वो किन देशों के बीच सीमा बनाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत एवं चीन। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। फिर देखिए
संपूर्ण भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भूमध्य रेखा इसके दक्षिण सिरे से कुछ ही अंशों की दूरी से गुजरती है। बताइए वह कौन सी रेखा है जो इसके लगभग मध्य से होकर गुजरती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कर्क रेखा। फिर देखिए भारत की समुद्री सीमा पर कौन सी खाड़ी नहीं है। बताइए भारत की समुद्री सीमा पर कौन सी खाड़ी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मर्ताबन की खाड़ी। हीराकुंड परियोजना किस नदी के पानी का उपयोग करती है। तो हीराकुंड परियोजना कौन सी नदी के पानी का यूज करती है बताइए। तो काफी इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल करेक्ट, महानदी के पानी का यूज करती है। फिर देखिए भारत जो है वो कितने राज्य एवं कितने केंद्र शासित प्रदेश है भारत में। तो 28 राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए बच्चों अभी आपके पास एक तरह से बोला जाए तो एडीआई के एग्ज़ाम जो आपका है वो 6 जुलाई को है। तो कहीं ना कहीं आपके पास अभी 3-4 महीने है टाइम। तो उन 4 महीनों का आप अच्छी तरीके से क्या कीजिए, यूटिलाइज़ कीजिए। जो मेरी क्लासेज हैं आप प्लेलिस्ट में जाके एक लाइन से आप सारी क्लासेस को लगाकर एटलीस्ट एक बार सुन लेंगे ना, तो वो आपको क्या हो जाएगा, दिमाग में आपके बैठ जाएगा। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। फिर देखिए लिखा है रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस प्रदेश में है। बताइए किस प्रदेश में है रणथंभौर, नाम से ही स्पष्ट है, राजस्थान। फिर देखिए लिखा है भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसका औसत तापमान जो है वो सर्वाधिक रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागपुर। कोपेन ने भारत की जलवायु का विभाजन प्रस्तुत किया है। उसके विभाजन में भारत का सर्वाधिक क्षेत्र जलवायु मतलब किस जलवायु विभाग के अंतर्गत आता है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा BSHW। फिर देखिए उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण होता है। बताइए उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या रीजन है। तो चक्रवात, मेन रीजन जो है वो चक्रवात है। फिर किसी एक समय में किसी भी एक स्थान पर वायुमंडल की तात्कालिक दशाओं को क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं मौसम। देखिए मैं मान सकती हूँ कि ये जो सारा ज्योग्राफी का MCQs है इसका आपको बेसिक्स नहीं पता होगा, लेकिन ये हम आज की जो क्लासेस है वो MCQ बेस्ड क्लासेस ही हैं। जो हम लोग अभी CGPCS के मेंस के लिए ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें मैं एक एक लाइन पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगी। तो आप लोग क्या करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर लें। ठीक है, मेंस की क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। देखिए लिखा है भारतीय उपमहाद्वीप में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। बताइए भारतीय उपमहाद्वीप में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। फिर देखिए किस महीने में भारत अत्यधिक गर्म हो जाता है। बताइए किस महीने में भारत अत्यधिक गर्म हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मई जून। फिर किस देश की वनस्पति के विकास के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। फिर देखिए भारत में सुंदर वन निम्नलिखित में से किस वनस्पति क्षेत्र में पाए जाते हैं। बताइए भारत में जो सुंदर वन है वो निम्नलिखित में से किस वनस्पति क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ज्वार प्रदेशीय दलदली वन। फिर देखिए लिखा है भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रों पर वनों का विस्तार है। बताइए कितने कितने प्रतिशत क्षेत्रों पर वनों का विस्तार है। तो याद रखिए 23%, लगभग 23% पे क्या है, वनों का विस्तार है। और लक्ष्य कितना रखा गया है, कितना परसेंट होना चाहिए, वन क्षेत्र 33%, लेकिन है कितना, 23.03%। देखिए लिखा है कपास की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त जो मिट्टी होती है, मृदा होती है, वह कौन सी होती है। तो याद रखिए काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। और काली मिट्टी को कहते हैं कि वह स्वतः जुताई वाली मिट्टी होती है। इसके पीछे का रीज़न भी मैंने आपको कई बार बताया है। फिर देखिए लिखा है मृदा। मृदा में मूलतः कितने तत्व पाए जाते हैं। बताइए तो मृदा में 2 तत्व पाए जाते हैं। फिर है एक वृक्ष 10 पुत्रों के बराबर होता है, किसमें कहा गया है। तो याद रखिए एक वृक्ष 10 पुत्रों के बराबर होता है, यह अग्नि पुराण में कहा गया है। भारत के किस भाग में भूकंप अधिक आता है। बताइए भारत के किस भाग में जो भूकंप है वो अधिक आता है। तो उच्च पर्वतीय प्रदेश में। किसी विशाल पर्वत शिलाखंड या धरातलीय शैलों का इधर उधर खिसकना या टूटकर गिरना क्या कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी, भूस्खलन। देखिए लिखा है बंगाल का भीषण अकाल किस सन में आया था। तो बंगाल का जो भीषण अकाल था 1943 में आया था। भूगर्भिक शैलों के विक्षोभ के स्रोत से उठने वाली लहरदार कंपन ही भूकंप है। यह किसने परिभाषित किया है बताइए। तो याद रखिएगा विडाल डी लॉब्लॉस।
फिर देखिए लिखा है सिंधु नदी की सहायक नदी। बताइए इनमें से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी है? झेलम है, यमुना है, गंगा है या कावेरी है? बताइए। झेलम नदी जो है वो सिंधु की सहायक नदी है। मैंने ये मैप की सहायता से भी आपको बताया था। ये मान लीजिए जम्मू कश्मीर का ये मैप है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंधु है, झेलम है। फिर देखिए भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो याद रखिए भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। वर्तमान में यदि चेंज हो गया होगा तो एक बार आप इसको गूगल कर सकते हैं। फिर देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो कितनी है? तो याद रखिए 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की जो है जनसंख्या जनगणना के अनुसार वो है 121.2 करोड़, जो कि वर्तमान में अभी बढ़ गई है, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व में सबसे ज़्यादा है। सेकंड नंबर पे चाइना है। फिर देखिए भारत का एक पड़ोसी देश जो चारों ओर से भूमि से घिरा है। बताइए कौन है जो चारों ओर से भूमि से घिरा है? तो भूटान। भूटान जो है वो चारों ओर से भूमि से घिरा है। भारत में धारवाड़ की चट्टानें पाई जाती है। तो भारत में जो धारवाड़ है उसकी चट्टानें पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए दक्षिण का पठार। भारत का खनिज हृदय स्थल कहलाता है। भारत का खनिज हृदय स्थल कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी छोटा नागपुर का पठार। भारत की सीमाएं निम्नलिखित में से किस देश से स्पर्श नहीं करती है? तो भारत की जो सीमाएं हैं वो निम्नलिखित में से किस देश से स्पर्श नहीं करती हैं? तो याद रखिए सोवियत संघ से। ऑप्शन नंबर सी सोवियत संघ। उसके अतिरिक्त भारत की जो सीमा है चाइना से लगती है, बर्मा से लगती है, बांग्लादेश से लगती है। कंचनजंगा नंदा देवी नामक पर्वत शिखर हिमालय के किस उपविभाग से संबंधित है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वृहद हिमालय। फिर देखिए लिखा है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी निम्न में से कौन सी है? बताइए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है अनाईमुड़ी। रावी सतलज चिनाब निम्न में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? बताइए रावी सतलज चिनाब जो है कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। भारत की जलवायु को आप किस श्रेणी में मानते हैं? बताइए भारत की जो जलवायु है उसे उष्ण मानसूनी जलवायु मानते हैं। भारत की मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है, लेकिन शीतकाल की वर्षा का क्या कारण है? तो शीतकाल की वर्षा का क्या कारण है बताइए। ऑप्शन नंबर डी चक्रवात। भारत में मासिन राम नामक स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है। बताइए यह स्थान किस राज्य में स्थित है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मेघालय। फिर देखिए भारत के आंतरिक स्थलीय भागों में निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विषम जलवायु। ग्रीष्म काल में उत्तरी भारत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवनें क्या कहलाती हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लू। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग वनों पर आधारित है? तो वनों पर आधारित उद्योगों के नाम है कागज उद्योग। फिर सदाबहार वनों का प्रमुख वृक्ष कौन सा है? तो रबर जो है वो सदाबहार वनों का प्रमुख वृक्ष है। फिर देखिए प्राकृतिक संतुलन के लिए वनों का कितना % होना चाहिए? मैंने आपको ये चीज बताया है 33%। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बांगर और खादर किस प्रकार की मृदा है? तो बांगर और खादर जो है वो किस प्रकार की मृदा है? जलोढ़ मृदा है। कान्हा नेशनल पार्क स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क स्थित है मध्य प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक नगरीकृत एक राज्य का नाम बताइए। भारत में सर्वाधिक नगरीकृत एक राज्य का नाम क्या है? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। वर्तमान में महानगरों की संख्या कितनी है? तो महानगरों की जो संख्या है वह कितनी है? तो ऑप्शन नंबर डी 35। फिर है प्रकीर्ण बस्तियां पाई जाती हैं। प्रकीर्ण बस्तियां पाई जाती हैं ऑप्शन नंबर डी पूर्वी उत्तर प्रदेश। रेखीय प्रतिरूप कहाँ विकसित होती है? तो रेखीय प्रतिरूप जो है वो सड़क जो है वो रेखीय प्रतिरूप का एग्जाम्पल है। निम्न में से एक नगर रक्षा नगर के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मऊ। हरित क्रांति में निम्न में से किस फसल को अधिक फायदा मिला था? तो याद रखिए कि गेहूं को सबसे ज्यादा फायदा मिला था, उसके बाद चावल और गेहूं को सबसे ज्यादा मिला था, जो कि आपके ऑप्शन में चावल है नहीं तो गेहूं लगाइएगा। देखिए लिखा है भारत का सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं जूट को। एक खेत में फसल बदल बदल कर बोने की पद्धति को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है फसल चक्रण। अब देखिए निम्न में से कौन सी फसल केवल दक्षिण भारत में होती है? बताइए कौन सी ऐसी फसल है जो केवल दक्षिण भारत में होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कहवा। निम्न फसलों में खरीफ की जो फसल है वह कौन सी है? तो खरीफ की फसल चावल है। डिगबोई तेल शोधक केंद्र है। बताइए डिगबोई तेल शोधक केंद्र है कौन सी? ऑप्शन नंबर डी असम। फिर निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है?
सीमेंट उद्योग जो है वो कृषि पर आधारित। पशु पर आधारित उद्योग कौन से नहीं है? तो पशु पर आधारित उद्योग इनमें से कौन से नहीं है बताइए? चाय उद्योग पशु पर आधारित नहीं है। फिर देखिए जूट उद्योग कौन सी औद्योगिक क्षेत्र का उद्योग है? तो जूट उद्योग जो है वो किसमें है? हुगली में। ठीक है। फिर देखिए भारत का सर किसे कहा जाता है? तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र को भारत का सर कहा जाता है। भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तु कौन सी है? तो चाय। फिर भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार जो है वो निम्न में से किस बंदरगाह से नहीं होता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांडला। कांडला बंदरगाह से भारत में क्या होता है? अधिकांश विदेशी व्यापार नहीं होता, बल्कि कहाँ से होता है? मुंबई, चेन्नई और कोलकाता से। भारत का 50% से अधिक व्यापार निम्न देश के साथ होता है, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में आयात व्यापार में आधे से अधिक आयात होने वाली जो वस्तु है वो कौन सी है? तो पेट्रोलियम। निम्न में से कौन सा भारत का पुनः निर्यातक बंदरगाह है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कोलकाता। भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कारगिल। दक्षिण अमेरिका, भारत के उत्तर से दक्षिण के बीच का विस्तार कितने किलोमीटर है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 6640, यानी कि किलोमीटर में। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।